स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। दोनों को सेपरेटली पढ़ेंगे हम लोग। पहले बात करते हैं लिंकेज की। लिंकेज होता क्या है। देखिए, हम लोगों को पता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो होमोलोगस फॉर्म में होते हैं, पेयर्ड क्रोमोसोम होते हैं। सेक्स क्रोमोसोम्स को अगर छोड़ दिया जाए तो वो होमोलोगस फॉर्म में नहीं होंगे इन केस ऑफ मेल, है ना। क्योंकि फीमेल क्रोमोसोम एक्स एक्स अगर देखा जाए, जिसे हम लोग फीमेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल मानते हैं, वो दोनों आइडेंटिकल हो सकते हैं। लेकिन मेल के केस में जो एक एक्स क्रोमोसोम और दूसरा वाई क्रोमोसोम हम लोग जानते हैं मेलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये दोनों आइडेंटिकल नहीं होते हैं। तो बात ये है कि जो क्रोमोसोम्स हैं उन पर जीन दिखेंगे और होमोलोगस पोजीशन पे दिखेंगे। किस पोजीशन पे दिखेंगे? होमोलोगस पोजीशन पे। ये हमारे पास दो क्रोमोसोम हैं, दोनों होमोलोगस हैं। तो यहां पे मान लेते हैं जीन की पोजीशन है, ये कोई एक्स जीन है, दूसरा ये वाई जीन है। तो ये पोजीशन जो है होमोलोगस होगी। अपने पास एक क्रोमोसोम जो होगा पैटर्नल होगा, दूसरा मैटरनल होगा। जो भी पेयर्ड क्रोमोसोम है अपने पास, तो हर पेयर में से एक क्रोमोसोम मदर से आता है और दूसरा किसके पास से आता है? फादर से आता है, थ्रू दी गैमेट्स। तो लिंकेज क्या कहता है? लिंकेज ये कहता है कि जो पोजीशन क्रोमोसोम्स में जीन की पाई जा रही है किसी जनरेशन में, सेम पोजीशन उसकी अगली पीढ़ी में या उसकी अगली जनरेशन में पाई जाएगी जीन की। तो जिस पोजीशन को जीन ऑक्युपाई करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोकस या लोकाई बोलते हैं। तो अगर पेरेंटल जनरेशन में इस जीन की पोजीशन, वाई जीन की पोजीशन अगर यहां पर है, तो जो आने वाली जनरेशन है, चाहे वो डॉटर हो या सन हो, वहां पर भी इस वाई जीन की पोजीशन सेम होगी, कोई बदलाव नहीं होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं लिंकेज। अगर इंग्लिश में हम लोग बोलें या डेफिनेशन इसकी देखें तो सिंपली हम लोग क्या लिखते हैं? द टेंडेंसी ऑफ अ जीन टू रिमेन ऑन सेम लोकस, मतलब वो पोजीशन जहां पे जीन लोकेट करता है विद इन द क्रोमोसोम, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट विदाउट एनी चेंज, विदाउट एनी चेंज इन पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे जीन को हम लोग क्या नाम देंगे? ऐसे जीन को हम लोग नाम देते हैं लिंक्ड जीन। क्या नाम देते हैं? लिंक्ड जीन। और इस फेनोमेना को हम लोग नाम देते हैं लिंकेज। क्या नाम देते हैं? लिंकेज। इसके बारे में सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो दिया था या सजेस्ट किया था सूटन एंड बोवेरी ने। जब हम लोग क्रोमोसोमल थियरी ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे इनके बारे में भी। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था लिंकेज का, वो सूटन एंड बोवेरी ने दिया था। फर्स्ट सजेस्टेड बाय सटन बोलिए या सूटन बोलिए एंड बोवेरी। लेकिन इसके बारे में एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंटली प्रूफ जो किया था वो टीएच मॉर्गन, जिसको हम लोग फ्लाईमैन के नाम से भी जानते हैं, जब ये वर्क कर रहे थे ड्रोसोफिला पर, अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि कुछ जीन ऐसे हैं जो नेक्स्ट जनरेशन पे उसी पोजीशन पे मिलते हैं जिस पोजीशन पे पहले पाए जा रहे थे। लेकिन कुछ जीन ऐसे जिनमें कुछ बदलाव होता है और कुछ नए तरह का कॉम्बिनेशन दिखता है। इसे रिकॉम्बिनेशन नाम दिया गया। मतलब कहने का कि अगर सपोज करते हैं ये अपने पास एक क्रोमोसोम है और ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, और यहां पर ए बी और सी स्मॉल और कैपिटल लेटर्स हम लिख रहे हैं डिफरेंशिएशन करने के लिए, ताकि आसानी समझ में आ जाए। और ये जीन की पोजीशन है, ठीक है, ये लिंक जीन लगे हुए हैं सपोज करते हैं।
अब जब ये नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं तो इनमें अगर कुछ बदलाव हो जाता है, जैसे यहां स्मॉल ए हो जाता है और यहां पे कैपिटल ए हो जाता है, ठीक है, यहां पे कैपिटल बी एज सच रहता है जीन, और यहां पे स्मॉल बी एज सच रहता है जीन, यहाँ कैपिटल सी और यहां पे स्मॉल सी एज सच रहता है, ठीक है। तो आपको बदलाव कहां दिख रहा है? यहां बदलाव इस जगह पर आपको दिख रहा है, ठीक है। बदलाव कहां दिख रहा है? इस पोजीशन पे दिख रहा है। तो ऐसे जीन को हम लोग लिंक्ड जीन नहीं कहेंगे, ये कॉम्बिनेशन बदल गया। कैपिटल ए कहां था? पहले इस वाले क्रोमोसोम पे था, इसको मान लेते हैं कि ये पैटर्नल क्रोमोसोम है, ठीक है, और ये मैटरनल क्रोमोसोम है। तो दोनों में ही बदलाव आपको दिख रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करेगा रिकॉम्बिनेशन को, ठीक है। दीज आर रिकॉम्बिनेट, यानी न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन मिल रहा है। जबकि यहां से ये दोनों जो हैं पेयर ऑफ जीन, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं? पेरेंटल कॉम्बिनेशन को, पेरेंटल कॉम्बिनेशन को, ओके। तो ये जीन क्या होंगे? लिंक्ड जीन होंगे। इनको हम क्या बोलेंगे? लिंक जीन। ये लिंकेज शो कर रहे हैं, जिस पोजीशन में पेरेंटल जनरेशन में पाए जा रहे हैं वैसे ही नेक्स्ट जनरेशन में भी आपको दिखाई दे रहे हैं। तो मॉर्गन जब वर्क कर रहे थे ड्रोसोफिला पे, ड्रोसोफिला या इसको हम लोग फ्रूट फ्लाई के नाम से भी जानते हैं, है ना, जैकपॉट ऑफ जेनेटिक्स भी इसे कहा जाता है। मॉर्गन ने इतना ज्यादा इस पर वर्क किया था जेनेटिक्स का, एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के फादर कहे जाते हैं मॉर्गन, इनको फ्लाईमैन के नाम से पुकारा जाता है, इतना फेमस हो गए हैं। तो ये जब वर्क कर रहे थे तो उन्होंने देखा कुछ जीन जो हैं वो सेम पोजीशन पे दिख रहे हैं प्रोजेनी में, कुछ जीन जो हैं उनमें पोजिशनल बदलाव हो रहा है। तो जहां बदलाव हो रहा है वहां पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट्स, न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं, और जहां बदलाव नहीं आ रहा है वहां पे लिंकेज आपको दिख रही है। अब सवाल ये है कि ये बदलाव हो क्यों रहा है? तो इसके पीछे कहानी क्या है? क्रॉसिंग ओवर की। किसकी कहानी है? क्रॉसिंग ओवर की, ठीक है। तो क्रॉसिंग ओवर पे बात पे आएंगे। ध्यान ये रखना है कि जहां क्रॉसिंग ओवर होगा वहां पे लिंकेज नहीं होगा, और जहां पे लिंकेज होगा वहां पे क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। तो दोनों चीजों को भी हम लोग समझेंगे। पहले हम लोग क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज को समझ लेते हैं, ओके। थ्योरी ऑफ लिंकेज, इसको प्रपोज किया था मॉर्गन और कैस्टल ने। जब अपना वर्क कर चुके हैं मॉर्गन, तो उन्होंने प्रपोज किया कि लिंकेज के मेन पॉइंट्स हैं क्या, किस तरह से होता है। तो मेन पॉइंट्स को हम लोग यहां पे देखते हैं। इन्होंने पहला पॉइंट्स बोला, लिंक जीन्स अकर इन सेम क्रोमोसोम, मतलब इस और इस जीन की बात करें, एलील पेयर्स या जीन्स पेयर, ये सेम क्रोमोसोम पर दिखते हैं, और ऐसे क्रोमोसोम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहेंगे। जीन्स आर अरेंज इन लीनियर फैशन, जो भी जीन है वो क्रोमोसोम पे एक सीक्वेंस में लगे होंगे, एक लीनियर सीक्वेंस में, जिगजैग मैनर में नहीं लगे होंगे, है ना भाई। जीन क्या है? इज अ फंक्शनल पार्ट ऑफ डीएनए। मैंने एकदम पहले लेक्चर में सारी डिटेल बताई हुई है। परसेंटेज ऑफ लिंकेज डिपेंड्स डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, मतलब कहने का यहां पर क्या है, हिंदी में अगर बोला जाए कि जो लिंकेज की घटना है या लिंकेज होने के चांसेस हैं वो डिपेंड करेगा कि दो जीन के बीच का डिस्टेंस क्या है, दो जीन के बीच का डिस्टेंस क्या है। इसको हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं। If distance between two genes is more, then the percentage of linkage is less and the percentage of crossing over is high, है ना। तो मोटी मोटी बात क्या होगी कि अगर दो जीन के बीच का डिस्टेंस ज्यादा है, यानी उनका फिजिकल एसोसिएशन देखा जा रहा है या म्यूचुअल अट्रैक्शन जो है ज्यादा होने की वजह से, डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से जो फिजिकल एसोसिएशन है वो कम हो जाएगा, तो वहां पे क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। तो अगर क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं तो वहां पर लिंकेज जाहिर सी बात क्या है, कम होगा। और उसी तरह से अगर डिस्टेंस कम होता है तो वहां पे लिंकेज क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। रिवर्स कंडीशन में अगर हम लोग लिखें कि अगर डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स इज
मोर, तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ रहे हैं अपने पास, यहां पर क्रॉसिंग ओवर हाई होगा, लिंकेज, जो लिंकेज की प्रोसेस है, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर हाई होगा एंड द परसेंटेज ऑफ लिंकेज ये क्या होगा, कम होगा। कब, जब डिस्टेंस बिटवीन टू जीन मोर है, ज्यादा है, ओके। और उसी तरह से अगर लेस है, बहुत कम, क्या कहते हैं, डिस्टेंस है दो जीन के बीच में, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन इज वेरी लेस, तब रिवर्स कंडीशन हो जाएगी कि परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर इज लेस एंड द परसेंटेज ऑफ लिंकेज इज हाई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि क्रॉसिंग ओवर इज इनवर्सनली प्रोपोर्शनल टू लिंकेज। जैसे जैसे लिंकेज बढ़ेगा वैसे वैसे क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस कम होंगे, और जैसे जैसे क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा होंगे वैसे वैसे लिंकेज क्या होगा, कम होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, लिंकेज जो है दिस इज द एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या कहता था कि जीन के पेयर एक दूसरे से सेग्रीगेट होते हैं, असॉर्ट होते हैं इंडिपेंडेंटली, है ना, सेपरेटली अलग होंगे और फिर रैंडमली मिक्स होकर नए टाइप के कॉम्बिनेशन बनाएंगे। लेकिन लिंकेज क्या कहता है कि जो जीन क्रोमोसोम पे जिस पोजीशन पे पाया जा रहा है वहां से उसमें कोई बदलाव होगा ही नहीं, कोई बदलाव होगा ही नहीं, और जैसा किसी एक जनरेशन में पाया जा रहा है वैसे ही अगली जनरेशन में मिलेगा। तो इसको समझते हैं कि मान लेते हैं ये हमारा क्रोमोसोम है, फिर से डायग्राम बना के, और यहां पे ये जीन की पोजीशन बना लेते हैं। तो अब आप यहां पे देखें ए बी एक्स वाई जेड, ये जीन मैंने बनाया हुआ है। तो बी और एक्स के बीच में आपको परसेंटेज या डिस्टेंस जो है वो ज्यादा दिख रहा है ना, यहां पे इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है जीन का वो ज्यादा दिख रहा है। तो यहां पर रिजल्ट क्या आएगा, यहां पर क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे और लिंकेज होने के चांसेस कम होंगे, ओके। जबकि इस केस में अगर देखा जाए यहां पे डिस्टेंस क्या है, दो जीन के बीच का डिस्टेंस कम है, नहीं फिजिकली लिंक्ड है, एक दूसरे के साथ म्यूचुअली अट्रैक्ट होंगे, तो इनको ब्रेक करके अलग करना बड़ा मुश्किल होगा। यहां पे दूर दूर है तो ब्रेकिंग आसानी से हो सकती है, लेकिन यहां पर ऐसा फंडा नहीं होने वाला है। इस केस में क्या रिजल्ट आने वाला है, यहां पर क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, कम हो जाएगा, जबकि लिंकेज के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या बोला गया था, लिंक जीन्स अकर इन सेम क्रोमोसोम, एक ही क्रोमोसोम पर आपको दिखाई देते हैं जो होमोलोगस होते हैं। जीन्स आर अरेंज इन लीनियर फैशन, एक लीनियर फैशन में लगे होते हैं। जीन की स्पेसिफिक पोजीशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, ये ध्यान रखना है, बार बार बता रहा हूं, लोकस कहते हैं। क्या बोलते हैं, लोकस। ईच जीन ऑक्युपाई अ स्पेसिफिक पोजीशन इन ए क्रोमोसोम, और इस स्पेसिफिक पोजीशन को क्रोमोसोम पर जीन के लिए हम लोग नाम क्या देंगे, लोकस नाम देंगे। जो परसेंटेज है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो क्रॉसिंग ओवर वहां पर ज्यादा होगा, लीकेज क्या होगा, कम होगा। जैसे कि यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं ये हमारे जीन लगे हुए हैं, बी और एक्स जीन के बीच का डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है, तो क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, लिंकेज कम होगा। और यहां पर डिस्टेंस कम है दो जीन के, वाई और जेड जीन के बीच में, तो यहां पर क्या है, क्रॉसिंग ओवर कम होगा, लिंकेज ज्यादा होगा, ओके। तो जहां पे क्रॉसिंग ओवर ज्यादा हो रहा है वहां लिंकेज कम हो रहा है, और ये डिपेंड किस पे कर रहा है, डिस्टेंस बिटवीन टू जीन्स, फाइन। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ लिंकेज, कि लिंकेज कब होगा, क्रॉसिंग ओवर कब होगा। अब इसके बाद हम लोग को देखना है टाइप्स ऑफ लिंकेज, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज। टाइप्स ऑफ लिंकेज, देखिए लिंकेज की दो कैटेगरी है, एक है कंप्लीट लिंकेज और दूसरा इनकम्प्लीट लिंकेज। मतलब कंप्लीट लिंकेज में क्या होगा, सारे जीन लिंकेज शो करेंगे, कोई नया बदलाव नहीं आएगा, कोई भी रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बनने वाले। जबकि इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या है, कुछ जीन रिकॉम्बिनेशन करेंगे और बाकी जीन जो है वो लिंकेज की प्रोसेस को शो करेंगे।
तो टाइप्स ऑफ लिंकेज में हम लोग दो बात करेंगे। एक तो है हमारे पास कंप्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज, यहां पर ऑल जीन्स शो, ठीक है, क्या शोज कर रहे हैं? लिंकेज। सारे ही जीन लिंकेज शो कर रहे हैं। लेकिन दिस इज रेयरली अकर इन नेचर। बहुत रेयर केस है कि ऐसा आपको दिखे। कुछ ना कुछ क्रॉसिंग ओवर होगा। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो मियोसिस सेल डिवीजन चलेगा, और मियोसिस सेल डिवीजन चल रहा है तो क्रॉसिंग ओवर होगा। ठीक है, तो ऐसा बहुत रेयर केस में दिखता है कि सारे जीन लिंकेज शो करें, यानी कंप्लीट लिंकेज आपको दिखाई दे। तो दिस इज रेयरली प्रेजेंट इन नेचर। बहुत आसानी से नहीं दिखाई देता। ड्रोसोफिला के कुछ केसेस में दिखाई दिया है। सेकेंड वन इज द इनकम्प्लीट लिंकेज। इनकम्प्लीट लिंकेज। अब इनकम्प्लीट लिंकेज क्या है? जहां पर सम जीन्स शोज क्रॉसिंग ओवर। कुछ जीन क्रॉसिंग ओवर शो करते हैं, एंड अदर जीन्स, जो दूसरे जीन्स हैं, शोज लिंकेज। और ये नेचुरली एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मतलब नेचर में ये पाया जाएगा। क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। इस केस में कोई रिकॉम्बिनेंट्स नहीं बन रहे हैं, जबकि ये रेयरली दिखाई दे रहा है। इसको हम लोग डायग्राम से ऐसे समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। भाई ये एक सेल है, ये दूसरी सेल है, दोनों के अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम हम लोग बना लेते हैं। ये क्रोमोसोम हो गया, ये दूसरा क्रोमोसोम, इसी तरह से यहां पर एक क्रोमोसोम और ये दूसरा क्रोमोसोम। यहाँ पे जीन दिखा देते हैं एक्स वाई जेड, यहाँ पे दिखा देते हैं ए बी सी, यहाँ पे फिर से दिखा देते हैं एक्स वाई जेड, यहाँ पे दिखा देते हैं ए बी सी। ठीक है, अब इस केस में मान लेते हैं कंप्लीट लिंकेज हो रहा है। क्या हो रहा है? कंप्लीट लिंकेज। जब कंप्लीट लिंकेज होगा और मियोसिस सेल डिवीजन मान लेते हैं नहीं चल रहा है, ऐसा होता तो नहीं है, और अगर मियोसिस चल रहा है तो क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं होता है, लेकिन मान के चलते हैं समझने के लिए। तो अब जो गैमीट्स बनेंगे वो क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। क्या होंगे? हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, तो अगर ये हैप्लॉइड होंगे तो हाफ क्रोमोसोम इसमें आएगा और हाफ क्रोमोसोम कहां आएगा? इसमें आएगा। तो इसको ऐसे ही दिखा देते हैं हम लोग समझने के लिए, ए बी सी, और इधर उल्टा हो गया है लेकिन समझ में आ जाएगा, एक्स वाई और जेड। कोई बदलाव नहीं है जीन की पोजीशन में, है ना। ये जो गैमीट्स बन रहे हैं इनमें कोई बदलाव नहीं है। तो जो आपको कॉम्बिनेशंस दिख रहा है क्या है? ऑल पेरेंटल टाइप कॉम्बिनेशन और पेरेंटल टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन सिर्फ दिखाई दे रहे हैं। इस केस में देखा जाए, यहां वाले केस में अगर हम लोग देखें, इसको हम लोग ग्रीन से बना दें तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। ए बी और सी, ठीक है। अब यहां पे प्रॉपरली मियोसिस हो रही है, यहां पे प्रॉपरली मियोसिस हो रही है। तो जब मियोसिस होगी तो क्रॉसिंग ओवर होगा, और क्रॉसिंग ओवर होगा तो हम लोग जानते हैं एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा। कैसा? एक्स शेप स्ट्रक्चर बनेगा। इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को हम लोग क्या नाम देते हैं? कियास्मेटा, है ना। क्या नाम देते हैं? कियास्मेटा। तो इसको कर देते हैं ए, यहां पे कर देते हैं बी, यहां कर देते हैं सी, और इसको कर देते हैं एक्स, यहां पे वाई, और ये जेड। तो मान लेते हैं इस जगह पर क्रॉसिंग ओवर हुआ है। ठीक है, पैटर्नल और मैटरनल क्रोमोसोम या होमोलोगस क्रोमोसोम की जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, और फिर ये सेपरेट हो रहे हैं, अलग अलग हो रहे हैं। अब कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं किस तरह का आता है। यहां पे हम लोग कॉम्बिनेशन देखते हैं, तो कॉम्बिनेशन हमको यहां पर x मिल जाएगा और फिर z मिलेगा, जबकि y कहां चला गया? यहां चला गया, और b यहां आ गया, और यहां पर क्या है? a है
और देन सी। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो आपको मिला ये रिकॉम्बिनेंट्स हैं। ये क्या है? रिकॉम्बिनेंट। ओके, और ऊपर जो है ये और ये और ये क्या है? पेरेंटल कॉम्बिनेशन है। तो इसको बोलेंगे इनकंप्लीट लिंकेज। दिस वन इज द इनकंप्लीट लिंकेज। और ये क्या है? कंप्लीट लिंकेज, जहां पर कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रही है। जीन जैसे पेरेंटल जनरेशन में पाए जा रहे हैं वैसे ही ऑफ स्प्रिंग में भी पाए जाएंगे। मतलब ये गैमेट आगे फ्यूज होके न्यू ऑफ स्प्रिंग बनाएंगे। तो दोनों समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा है नया टॉपिक, इसी में लिंकेज ग्रुप। चलिए लिंकेज ग्रुप को देख लेते हैं हम लोग। लिंकेज ग्रुप, ठीक है। देखिए एग्जैक्टली अगर एक सेट ऑफ क्रोमोसोम, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात की जाए तो वो हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होता है जो किसी ऑर्गेनिज्म से उसके अगली ऑफस्प्रिंग में जाता है। तो इस हिसाब से जो लिंकेज ग्रुप होगा वो रिप्रेजेंट करेगा हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम को। तो हैप्लॉइड नंबर of chromosome is consider as linkage group। ठीक है, haploid number of chromosome is known as linkage group। हालांकि इस कंडीशन को हम लोग एक वर्ड और यूज करते हैं, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ लिंकेज। ठीक है, इसे हम लोग लिमिटेशन ऑफ लिंकेज ग्रुप के नाम से भी समझ सकते हैं कि टोटल की बात नहीं हो रही है, दोनों सेट ऑफ क्रोमोसोम की नहीं बात हो रही है, हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात हो रही है। हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जहां पे हो सकता है। ओके भाई, एक पेरेंट से ऑफ स्प्रिंग में हाफ नंबर ऑफ ही क्रोमोसोम जाएंगे, तो जो आ रहा है वही तो मिलेगा ना। यही तो हम लोग कॉन्सेप्ट लेके चलेंगे। तो किसी ऑर्गेनिज्म के लिए उसका लिंकेज ग्रुप क्या होगा, इस चीज को समझिए। तो जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देखें, एग्जाम्पल, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम और इधर लिंकेज कर लें, लिंकेज। तो सबसे पहला एग्जांपल अगर हम लोग अपने ही लें ह्यूमन का, तो ह्यूमन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? टोटल 23 पेयर्स, ओके, या 46। तो लिंकेज ग्रुप क्या होगा? जो लिंकेज ग्रुप है वो क्या होगा? जस्ट हाफ होगा, यानी 23 होगा हैप्लॉइड नंबर। अगर मटर में बात करें, पाइसम सटाइवम में, तो यहां पे टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 7 पेयर्स, या टोटल 14। तो लिंकेज ग्रुप क्या होगा? जस्ट हाफ हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ड्रोसोफिला में अगर हम लोग बात करें, ड्रोसोफिला में, ठीक है, तो यहां पर 4 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं, 4 पेयर्स क्रोमोसोम, टोटल 8। तो लिंकेज ग्रुप क्या होगा? जस्ट हाफ, 4 हो जाएगा, नंबर में, नॉट पेयर। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हैप्लॉइड ही होगा ना। मेन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में जो क्रोमोसोम जो होगा वो हैप्लॉइड होगा। जैसे फंगस की बात करें, एल्गी में देखें, तो वहां पे ऑलरेडी नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड होता है, तो वो हैप्लॉइड नंबर ही रिप्रेजेंट करेगा किसे? लिंकेज ग्रुप को। फॉर एग्जांपल न्यूरोस्पोरा, यहां पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितना होता है? 7 होता है। तो लिंकेज ग्रुप भी क्या होगा? 7 होगा, नॉट 7 पेयर। इसी तरह से अगर म्यूकर में हम लोग देखें तो क्रोमोसोम 2 है, तो लिंकेज ग्रुप भी क्या होगा? 2 ही होगा। तो दिस इज द लिंकेज ग्रुप। की लिंकेज ग्रुप हम लोग किसे कह सकते हैं, कौन होगा एग्जैक्टली? दिस इज अबाउट द लिंकेज, थ्योरी ऑफ लिंकेज, टाइप्स ऑफ लिंकेज एंड द लिंकेज ग्रुप। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ लिंकेज की अगर बात करें तो जाहिर सी बात है, जो पेरेंटल कैरेक्टर हैं उसको मेंटेन रखने के लिए जीन की जो पोजीशन है वो भी मेंटेन होना चाहिए।
अगर उसमें बहुत ज्यादा बदलाव हो जाएगा तो ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन बहुत ज्यादा दिख सकता है, वो वेरिएशन हो सकता है खतरनाक हो, डेंजरस हो जाए। तो प्रिजर्वेशन ऑफ जेनेटिक बेस कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए लिंकेज नेचर करवाती है। इसका मतलब ये नहीं कि क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, कुछ ना कुछ वेरिएशन आना जरूरी है, तभी तो इवोल्यूशन में मदद मिलेगी। तो लिंकेज ओवर हो गया। अब हम लोग रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। हालांकि क्रॉसिंग ओवर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन वाले चैप्टर में मैंने प्रॉपरली समझाया हुआ है, वहां पे आप जाके देख भी सकते हैं। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर। जिस तरह से लिंकेज एक्सेप्शन था है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का, उसी तरह से क्रॉसिंग ओवर या क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन एक्सेप्शन है लिंकेज का। ओके भाई, जहां क्रॉसिंग ओवर होगा वहां लिंकेज नहीं होगा, जहां लिंकेज होगा वहां क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। अब क्रॉसिंग ओवर है क्या या रिकॉम्बिनेशन है क्या? रिकॉम्बिनेशन मतलब न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस बनना, रिकंबाइन हो रहा है, फिर से कंबाइन हो रहा है। तो क्रॉसिंग ओवर के लिए जो डेफिनेशन हम लोग देते हैं वो ये है कि द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल मतलब यहां पे जीन्स की बात हो रही है, एक या एक से ज्यादा जीन हो सकते हैं, सारे ही जीन तो नहीं एक्सचेंज हो जाएंगे। द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर, वर्ड याद रखिएगा, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस, ठीक है, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम, होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होता कब है? ये होता है पैकाइटीन, ठीक है, सब स्टेज में। ये सब स्टेज किसकी है? प्रोफेज फर्स्ट की होती है। प्रोफेज फर्स्ट किसका है? मियोसिस फर्स्ट का है, ठीक है, ध्यान रखना है। कब क्रॉसिंग ओवर होता है? सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि मियोसिस फर्स्ट, आपको ध्यान रखना है, वहां पे मियोसिस सेकंड भी दे सकता है, माइटोसिस भी दे सकता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट में पैकेटीन सब स्टेज में कंप्लीट हो जाता है क्रॉसिंग ओवर। कई सारी थ्योरीज हैं क्रॉसिंग ओवर की, जिसमें ज्यादातर जो एक्सेप्टेबल है वो ब्रेकेज एंड एक्सचेंज थ्योरी है, कि जो सेगमेंट होता है डीएनए का वो ब्रेक करता है और फिर होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम के बीच में उन सेगमेंट्स का एक्सचेंज हो जाता है, तो न्यू टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर के लिए आपको एंजाइम की जरूरत पड़ती है। इस एंजाइम्स को हम लोग नॉर्मली नाम देते हैं रिकॉम्बिनेज, ठीक है, रिकॉम्बिनेज एंजाइम मीडिएटेड प्रोसेस है। और इस रिकॉम्बिनेज के अंदर न्यूक्लियस एंड लाइगेज दोनों एक्टिविटी होती है, यानी ब्रेक भी करता है और जोड़ता भी है, तोड़ेगा भी जोड़ेगा भी। तो एक क्रोमोसोम मान लेते हैं, ये बना लेते हैं हम लोग, दूसरा क्रोमोसोम ये वाला हो गया, ठीक है, ये क्या है? होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। इस होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम में एक तो अपना हो गया पैटर्नल पिता वाला, दूसरा हो गया मैटरनल, ठीक है। और यहां पे हम लोग जीन पोजीशन दिखा देते हैं, यहां पे मान लेते हैं कि सीधे लिख देते हैं A B C D, यहां पे भी है, स्मॉल a कर देते हैं, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। होता नहीं है, समझने के लिए हम लोग डिफरेंशिएशन करने के लिए देखना चाहते हैं। तो ये जीन लगे हुए हैं, ठीक है। तो आप टेक्निकली देखिए, सारे जीन के बीच का जो डिस्टेंस है वो आइडेंटिकल समझ में आ रहा है, लेकिन हम इसको थोड़ा सही कर लेते हैं तो आसानी होगी। बी और सी के बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा बना देते हैं तो हमारे लिए ज्यादा आसानी होगी समझने में। ओके, तो ये पैकेटीन के पहले वाली स्टेज मान के चलते हैं, और जब ये पैकेटीन स्टेज में जाएगा,
हालांकि क्रॉसिंग ओवर वाली प्रोसेस पैकेटिन सब स्टेज से पहले ही स्टार्ट हो जाती है, और पैकेटिन स्टेज में दोनों क्रोमोसोम इस तरह से एक दूसरे के ऊपर क्रॉस ओवर कर जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो यहां पर इसको इस तरह से हम लोग बनाते हैं तो ज्यादा आसानी होगी समझने के लिए। एक्स शेप स्ट्रक्चर बना लेते हैं इस तरह से, एक क्रोमोसोम को ऐसे दिखा देते हैं और दूसरे वाले को इस तरह से बना देते हैं, ठीक है। ये एक्स शेप स्ट्रक्चर हो गया, जिसे हम लोग नाम क्या देते हैं, कियाज्माटा, कियाज्माटा, ठीक है। 3 डायग्राम बनाया मैंने अभी तक, लिंकेज में भी सब एक ही चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ध्यान समझिए, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं ए बी, यहां पे दिखा देते हैं सी, और ये हो गया डी। और इस वाले को हम ग्रीन से लिख देते हैं, ये हो गया स्मॉल ए, ये हो गया स्मॉल बी, ये हो गया सी, और ये हो गया स्मॉल डी, ओके। तो पॉइंट और साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर कौन सा है, ये वाला है। यहां पे क्या हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर है, दिस इज द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। और एंजाइम कौन सा लग रहा है, रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेज। तो आफ्टर द क्रॉसिंग ओवर पैकेटिन सबस्टेज जब हो जाता है तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से अलग होते हैं, हालांकि इस पॉइंट से अलग नहीं होते हैं, एक ही पॉइंट से अलग नहीं हो जाते हैं फौरन। जहां पे क्रॉसिंग ओवर हुआ है वो लास्ट वाली स्टेज पहुंचते पहुंचते होता है। तो अब क्या होगा, दोनों जब सेपरेट होंगे तो कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बदल चुका होगा, है ना, कॉम्बिनेशन थोड़ा सा बदल चुका होता है। बना के देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा। यहां पे हो जाएगा ए बी और डी, और यहां पर हम दिखा देंगे कैपिटल सी, यहां दिखाएंगे स्मॉल सी, हो जाएगा स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल डी। तो ये जो बन के आया, दिस रिप्रेजेंट रिकॉम्बिनेंट, रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहां दोनों जीन के बीच में डिस्टेंस ज्यादा था, तो यहां पे क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस, या यहां पे भी क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा हो सकते थे। जबकि ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये क्या है, पेरेंटल टाइप है। आप बुक में देखिएगा, वहां पे ड्रोसोफिला पे जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, उनकी आई और विंग्स के स्ट्रक्चर को लेके, कलर को लेके मॉर्गन ने जो किया, तो उसमें दिखाया कितने परसेंट पेरेंटल टाइप बन रहे हैं और कितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट टाइप बन रहे हैं, उसको भी मैं डिस्कस करूंगा अलग से। तो अब ये न्यू कॉम्बिनेशन बने, ये न्यू कॉम्बिनेशन प्रमोट करेंगे वेरिएशन को, वेरिएशन प्रमोट करेगा एडाप्टेशन को, और एडाप्टेशन प्रमोट करेगा किसे, एवोल्यूशन को। क्रॉसिंग ओवर के टाइप की अगर बात करें तो सिंगल कॉपी क्रॉसिंग ओवर हो सकता है, मल्टीपल कॉपी क्रॉसिंग ओवर हो सकता है। अब सिंगल कॉपी क्रॉसिंग ओवर क्या है, एक ही पॉइंट पर हो, है ना, अगर एक ही पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो सिंगल कॉपी क्रॉसिंग ओवर। एक से ज्यादा मल्टीपल पॉइंट पे क्रॉसिंग ओवर हो, कोई जरूरी नहीं है कि इस क्रोमोसोम, जो पेयर्ड क्रोमोसोम है, यहीं पर क्रॉसिंग ओवर हो सिर्फ एक पोजीशन पे। भाई एक से ज्यादा पोजीशन पे हो सकता है, डिपेंड करता है कि दो जीन के बीच का डिस्टेंस क्या है ना, दो जीन के बीच का डिस्टेंस क्या है। उसी तरह से जो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, इनमें पेयरिंग होती है। अब सवाल ये होगा कि सर जो एक्स क्रोमोसोम है और वाई क्रोमोसोम है, ये दोनों तो होमोलोगस है नहीं, तो यहां पर पेयरिंग होती है कि नहीं होती है। तो ध्यान ये रखिए कि जितना अलाइनमेंट हो सकता है, जितना होमोलोगस सीक्वेंस पाया जा रहा है, वहां तक पेयरिंग होती है, इसके अलावा पेयरिंग नहीं होती है। उसके अलावा जो जीन है वो अपना लिंक्ड रहेंगे, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो दिस इज अबाउट द क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेशन, ओके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं फैक्टर्स जो इफेक्ट करते हैं प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन को। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, पहला तो है डिस्टेंस बिटवीन जीन्स, ठीक है। अब इसके पहले भी उन्होंने पढ़ा था कि दो जीन के बीच अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो वहां क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होने के चांसेस होंगे, क्योंकि आसानी से ब्रेक किया जा सकेगा, फिजिकली एसोसिएटेड बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन में नहीं होंगे दोनों जीन। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन जीन मोर है, जाहिर सी बात है क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, ज्यादा होगा। और रिवर्स कंडीशन अगर
ज्यादा टाइटली अटैच्ड हैं, डिस्टेंस कम है जीन के बीच में, तो क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, कम होगा। डिस्टेंस बिटवीन जीन अगर लेस है तो क्रॉसिंग ओवर भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, कम से कम चांसेस होंगे। नेक्स्ट एज, एज किस तरह से रोल प्ले करती है, तो जैसे जैसे एज इंक्रीज करेगी चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, डिक्रीज होगा। गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस अगर हम लोग देखें तो एक निश्चित समय तक हो रही है ना, ऐसा नहीं कि हालांकि मेल के केस में, ह्यूमन मेल में देखा जाए तो वहां पर ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं कि स्पर्मेटोजेनेसिस एक पर्टिकुलर समय के बाद रुक जाएगी, वो कंटिन्यूअस चलती रहती है। हालांकि फीमेल में ऐसा है कि जो जैसे जैसे एज बढ़ती है 45 टू 50 एज तक जाते हैं तो मेनोपॉज कंडीशन आ जाती है, जहां पर हम कह सकते हैं कि गैमेटोजेनेसिस या oogenesis की प्रोसेस धीरे धीरे सीज करना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर फीमेल के केस में देखें तो एज जैसे जैसे बढ़ेगी चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। 6, अब यहां पे जेंडर वाइज बात होती है। ऐसा देखा गया कि मेल ड्रोसोफिला में क्रॉसिंग ओवर कम हो रही है, जबकि फीमेल के अंदर चांसेस क्या है, ज्यादा है, क्रॉसिंग ओवर वहां पर ज्यादा हो रही है। दूसरा इफेक्ट ऑफ एक्सरे। एक्सरे क्या है, एक फिजिकल रेडिएशन है ना, और हम लोग जानते हैं ये जीन म्यूटेशन कॉज करता है। तो जितना ज्यादा आप एक्सरे एक्सपोजर में आएंगे, इस रेस के एक्सपोजर में आएंगे, उतना ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस हो सकते हैं या म्यूटेशन भी हो जाता है। तो ये प्रमोट करेगा, एक्सरे का जो इफेक्ट होगा वो प्रमोट करेगा किसे, क्रॉसिंग ओवर को। राइज इन टेम्परेचर आल्सो इंक्रीज क्रॉसिंग ओवर, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्रॉसिंग ओवर होने के चांसेस ज्यादा होंगे। एक छोटा सा टॉपिक और इसी में, सिग्निफिकेंस, ठीक है, सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर का सिग्निफिकेंस क्या है, तो पहला तो यही है कि ये वेरिएशन लाएगा, तो जब वेरिएशन आएगा तो जाहिर सी बात है कि एडाप्टेशन होगा, और अगर एडाप्टेशन होगा तो जाहिर सी बात है इवोल्यूशन होना ही होना है। तो क्रॉसिंग ओवर प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर इवोल्यूशन। ओके, नेक्स्ट इसके बाद अगर हम लोग और देखें, हेल्प करेगा किसमें, नेचुरल सिलेक्शन में। नेचुरल सिलेक्शन में जो बेस्ट होगा उसको नेचर सेलेक्ट करेगी। ये बेस्ट आएगा कैसे, वेरिएशन की वजह से। वेरिएशन कहां से हो रहा है, क्रॉसिंग ओवर की वजह से हो रहा है। क्रॉसिंग ओवर कब हो रहा है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, यानी गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो वेरिएशन, एडाप्टेशन, इवोल्यूशन, नेचुरल सिलेक्शन, साथ ही साथ क्रोमोजोमल मैपिंग में भी मदद करेगा, ठीक है, या जीन मैपिंग में भी। हम लोग इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं ना कि कौन कौन से जीन क्रॉस ओवर कर रहे हैं, कौन से जीन क्रॉस ओवर नहीं कर रहे हैं। तो जो नहीं कर रहे हैं उनके बीच हम मान के चलेंगे कि डिस्टेंस कम है, और जो क्रॉस ओवर कर रहे हैं उन जीन के बीच में डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। तो इससे एक अंदाजा लग सकता है, और उनकी मैपिंग की जाती है। मैपिंग करने के लिए अपने पास फंडा है सेंटी मॉर्गन वाला, जो मॉर्गन के चेले ने, यानी उनके जो शिष्य थे, उन्होंने ही दिया था, ठीक है। वो किसी दिन और किसी लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोगों ने क्रॉसिंग ओवर को टोटली ओवर कर लिया, साथ ही साथ लिंकेज भी पढ़ा, है ना। तो अब अगले लेक्चर में इसके आगे कोई और टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। तो मिलते हैं हम लोग जल्दी। वीडियो को समझ में अगर आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और शेयर ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट्स कीजिए अगर कोई भी इसमें आपको अपडेशन या कुछ रॉन्ग लग रहा है कि यहाँ पे और ज़्यादा सही होना चाहिए था या मिस कुछ हुआ है, तो उसको कमेंट कीजिएगा। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट लेक्चर में। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।